हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के फोर्थ लेक्चर में आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो क्यों फेल हो गया, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हो गया वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, बहुत ज़रूरी है समझना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, समझ लो। अब ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है। अगर इस किसी भी एक सब्सटेंस के ऊपर हम ये क्या रेडिएशन पास कर रहे हैं, कोई एक रेडिएशन है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, या तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अब रेडिएशन पास करे तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या करेगा, ये एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये पहली पहली कंडीशन हो गई कि अब अगर आप एनर्जी पास करें तो ये एब्सॉर्ब कर रहा है। अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो किस फॉर्म में करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। ये चीजें कौन बताइए, प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स ने, मैक्स प्लैंक ने, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये समझ में आ गया ना। कोई जब हम एनर्जी किसी सब्सटेंस को या किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई करें, तो वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। अगर उसके पास पहले से एनर्जी बहुत सारी है तो वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, रिलीज करता है, ठीक है। अब देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। मान लेते हैं ये क्या है, एक वेव है। समझ लो, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ऐसे वेव है, ठीक है। अब ये वेव है, ये कोई भी है, जैसे कि आप लाइट रे मान सकते हो, यूवी मान सकते हो, आईआर मान सकते हो, विजिबल मान सकते हो, जो भी हो, ये सारे क्या है, रेडिएशन है। यहां तक समझ में आता है, ये सारे क्या है, रेडिएशन है। अब प्लैंक्स क्वांटम, मैक्स प्लैंक का मानना था, कौन दिया था ये, मैक्स प्लैंक्स। देखो आगे हमें क्वांटम नंबर भी पढ़ना है, ये बहुत जरूरी होने वाले वो समझने के लिए, ठीक है। मैक्स प्लैंक ने क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, एनर्जी अगर इसे दे रहे हैं, तो ये अगर एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है तो किस फॉर्म में करेगा, और अगर ये रिलीज कर रहा है एनर्जी तो कैसे करेगा। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो क्या लाइट है, ठीक है, या रेडिएशन है, वो कौन से फॉर्म में होती है, मान लो लाइट तो कौन से फॉर्म में होती है, सिर्फ वेव के फॉर्म में ऐसे। तो मैक्स प्लैंक का मानना था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, ये कैसे करेगा, बंडल्स ऑफ पैकेट में, bundles of packet of energy, and this bundles of packets of energy known as, उसे कहा गया फोटोन, या उसे ही कहा जाता है क्वांटम। हो गया क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बस इतना ही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम, एनी सब्सटेंस एब्सॉर्ब और emission of energy in the form of bundles of packet of energy, this bundles of packet of energy known as photons or quanta। बस यही तो बताया है, ठीक है। अब ये है, ये वेवलेंथ है पर्टिकुलर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई वेवलेंथ है सारी, ठीक है। अब इस वेवलेंथ की अगर मान लो हम ये वेवलेंथ ले रहे हैं, या ये ले रहे हैं, पहले ये ले लेते हैं, इस वेवलेंथ की कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो एनर्जी कितनी होगी, हर एक वेवलेंथ की एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो कितनी एनर्जी होगी, इस वेवलेंथ की एनर्जी होगी एच म्यू। यानी कि वो कितना एब्सॉर्ब किया है या कितना रिलीज किया है, क्या हो गई वैल्यू, ई एनर्जी
E is equal to h mu, where h is, h क्या है, अब जो जो थ्योरी दिया वही तो नेम देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6 पॉइंट, कितना होता है बच्चों बताइए, पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो एक वेव का बता दिया, बाकी दूसरी वेव का हम क्या करें? अरे कुछ मत करो भाई साहब, जवान सर टेंशन नहीं लेने का। देखो अगर ये ई है, अब मान लेते ये E1 था ना, इसे मान लेते E2, तो इसका भी ये जो सेकंड वाली इस वेव की भी कोई ना कोई स्पेसिफिक एनर्जी होगी, फिर क्या होती है, ये भी होगी h म्यू। E3 ये भी होगी h म्यू। क्या ये तीनों सेम हो सकती है? नहीं, वो चेंज करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ई एनर्जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो एज ए नोट्स के लिए ये इतना समझ में आ गया, एज ए नोट्स के लिए आपको नोट्स दे देते हैं। देखो प्लैंक कांस्टेंट सॉरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, देखो ध्यान देना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना चाहते हो। ठीक है, क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी? When black body is heated, emits thermal radiation of different wavelength और frequency, different wavelength और frequency की क्या करेंगे, वो रेडिएशन क्या करेंगे, इमिट करेंगे। ठीक है, या एब्सॉर्ब करते हैं। अब इसी थ्योरी को मैक्स प्लैंक्स ने क्या किया है, आगे रखा गया, किस नेम से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखो हमने 4 पोस्टुलेट डिस्कस किए थे, वही है या नहीं देख लो। मेन पॉइंट क्या है, सब्सटेंस रेडिएट और एब्सॉर्ब एनर्जी, क्या करेगा, या तो एब्सॉर्ब करेगा या तो रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा। किस फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। दिस बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन और क्वांटा। सेकेंड पोस्टुलेट यही है, द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन। हो गया। अब तो कितनी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उतनी भी क्या होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। E इज इक्वल टू h म्यू फॉर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी, proportionality symbol here, h, that is h is Planck constant and the value of h is 6.626 joules per जूल सेकेंड। ठीक है, अगर वेवलेंथ डिफरेंट हो तो क्या होगा, ए बॉडी कैन रेडिएट और एब्सॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर, यानी कि जो फर्स्ट वेवलेंथ थी h म्यू मान लो, अगर बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है तो 2h म्यू, 3h म्यू, 4h म्यू और nh म्यू तक जा सकती है। ठीक है, ये हो गया, बड़ा सिंपल सा था, क्या हो गया ये, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कहां पे आगे, कहां पे चलेंगे आगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन की, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बस घूम रहे, कैसे घूम रहे ऐसे। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रेडियस क्या होगी हर एक ऑर्बिट की, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में ये व्हाई बोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स ये पढ़ चुके थे। ठीक है, आप देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है, वेरियस ऑर्बिट की रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लक्ष्य देवे। देखो समझ लो पहले कि क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। ठीक है, वेरियस ऑर्बिटल के लिए एटॉमिक रेडियस क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे पूरा सही से नहीं आए, फिर भी आपको समझना है। आप सही से पूरा सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये क्या है? एक एटम का, यहाँ पे सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अबे क्या है रे? आउटर मोस्ट शेल में क्या है? वो शेल है ना। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर, रेडियस। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी v। अब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ जाना चाहेगा? सेंटर से दूर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी क्या होता है? mv² by r। ठीक है। अब सेंटर में क्या है? झड़ ई चार्ज। यहाँ पे ये कौन है? ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस निकालना है और एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए क्या क्या हमें चीजें आनी चाहिए? पहले फॉर्मूले थ्योरम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम भी पढ़ते हैं। ओके, समझ में आएगा कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। देखो ये डायग्राम निकाल लो। अब मान लेते हैं, कंसिडर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m। कंसिडर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m एंड चार्ज क्या होता है बोलो? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन झड़ रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज झड़ ई। अब झड़ क्या होगा? वेयर झड़ इज एटॉमिक नंबर। ठीक है। झड़ क्या होगा? एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे दोबारा दोबारा झड़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई ले ले यहाँ के लिए, इस थ्योरम के लिए। आगे जाके तो झड़ बना देंगे ई को। ठीक है। या आप झड़ भी ले सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन झड़ ले सकते हैं। ठीक है। चलो अब देखिए क्या हो गया? एटॉमिक नंबर ले लिया। अब ये वेलोसिटी कहां पे है? टेंजेंशियल है विथ ए टेंजेंशियल वेलोसिटी। इस साइड में जाना चाहेगा वो, लेकिन यहाँ पे क्या सेंटर की तरफ कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। आर क्या होगा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कौन सी रेडियस? इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो हो गया आर। देखो सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मान लिया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास m, रेडियस r, चार्ज e, वेलोसिटी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट? देखो कहीं पे देखो आपको याद आ रहा है कि बोर्स पोस्टुलेट्स था, एंगुलर मोमेंटम वाला था ना? तो कौन सा पोस्टुलेट्स? अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वाला था। कुछ याद आ रहा है? याद करो क्या था? एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। याद आया कि नहीं? नहीं आया तो क्या करोगे आप? बहुत पीटोगे तुम, बहुत मार खाओगे आप। ठीक है।
अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ v रख ले इस साइड में, तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन एच, ये आर इधर चला जाएगा, एन एच बाय 2 पाई एम आर आ गया। अब ये जो है इसे स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम लिए, एंगुलर मोमेंटम को क्या किया गया, क्या किया, वेलोसिटी सिर्फ v ले ली क्योंकि टेंजेंशियल था ना, तो क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन मिला हमें, इस एक्सप्रेशन को क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ये मिल गया, इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि हमें एनर्जी के टाइम में भी काम आने वाला है। ठीक है, ये v है। अब देखो, अब बोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, बोथ देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of न्यूक्लियोलस एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इज बैलेंस। आपको पहले भी पढ़ाए थे हम, क्यों बैलेंस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तब पढ़ाए थे, एटॉमिक साइज कम होती है, बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, इज बैलेंस बाय, बाहर कौन जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के झड़ ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आने वाले, आगे जाएंगे एनर्जी में आपको डायरेक्ट बताएंगे इक्वेशन नंबर 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है भाई साहब, के क्या है, कांस्टेंट, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ई क्या है, चार्ज, आर क्या है, रेडियस। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब देखिए, अब एनर्जी भी लेनी होगी ना हमें, नहीं चलो ठीक है, यहां पे ले लेते हैं वेयर, यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दी है, के इज क्या होता है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हो गया SI और एम के सिस्टम में। यही सीजीएस में क्या होगा, वन डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा सीजीएस सिस्टम में। ये क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, अभी हमने डायग्राम में लिखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू क्या है, mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे v इज इक्वल टू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे 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 क्या कर रहे हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के झड़ ई डिवाइडेड बाय एम आर। ठीक है, बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना। ओके, अब आ गया, इसे मान लेते इक्वेशन नंबर कितना, हाँ चलो चलो एक मिनट, इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 3 और इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ गई ना, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में भी वी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है,
देखो नोट्स बाद में बनाना, पहले समझ लेना। ऑन इक्विटी इक्वेशन 1 और 4 को जोड़ देते हैं कि झड़ ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा r इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर एम के झड़ ई स्क्वेयर। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे जो थी वो यहाँ पे नीचे आ गई। यहाँ पे यम था, यहाँ पे यम स्क्वायर था, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, हमें चाहिए क्या, सिर्फ आर, तो ये इधर आ जाएगा, ये होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर जैसे ते रहेगा, ये यहाँ पे आ गया। ये बन गया क्या बन गया, यम स्क्वायर, आर स्क्वायर है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा, क्या रहेगा, ये यम, ये कैंसिल हो जाएगा, ये के जड़ तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये हो गया, आर रेडियस आ गई। तो अब देखो भाई साहब, इतनी सारी वैल्यू रखनी थोड़ी है, हमें कुछ शॉर्टकट बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, बना लेते शॉर्टकट आपके लिए। चलो, ये फाइनल इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर, वेर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम मान ले, देखो अगर सारी वैल्यू रख दी जाए यहाँ पे, के पाई एच की सारी वैल्यू रख दी जाए, क्योंकि हमें सारी वैल्यू पता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, putting the values of h, pi, e and k in equation 5। इसे इक्वेशन 5 माने थे कि नहीं, नहीं माने, अरे मान लो भैया, इक्वेशन 5 में सारी वैल्यू रख दो। चलो क्या है, r इज इक्वल टू, n तो नेचुरल नंबर है ना, कोई कुछ भी हो सकता है, h की वैल्यू का है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, झड़ ले लो, झड़ साइड में ले लेते हैं, 4 पाई ना, 4 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻31, क्या है, मास ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻9, ये थी के की वैल्यू। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे n और यहाँ पे झड़ बच गया, झड़ एटॉमिक नंबर है, कौन सा है, कौन सा एलिमेंट एटम लिया है वो पता नहीं हमें। ठीक है, देयरफॉर r इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय झड़ इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अगर आप ये पूरा सॉल्व कर लेते हो इतना इक्वेशन, तो इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो हमें क्या मिला, r इज इक्वल टू, देखो रेडियस का फाइनल इक्वेशन मिला हमें, ये क्या मिला, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय झड़ इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन का ले लेते, ठीक है, हाइड्रोजन का ले लेते तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन की रेडियस कितनी होगी, चलो देख लेते हो।
हो गया कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। प्रॉब्लम देखते हैं। देखो अगर आपको नोट्स चाहिए यहाँ पे क्लियर तो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये अपनी ओन है। स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे कुछ करेक्शन भी हो सकता है, इसलिए आप हम जब पढ़ा रहे हैं वहीं से नोट किया करो, ठीक है। देखो हाँ, फॉर हाइड्रोजन एटम स्मॉलेस्ट ऑर्बिट इज n इज इक्वल टू 1 है एंड n इज इक्वल टू 0। सो द रेडियस विल बी, रेडियस क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 12 हो गया है इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये मत लिखो। r0 इज इक्वल टू, अगर 1 है ना, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। 1 का स्क्वायर 1 क्या हो गया, 1 इंटू 0.529, तो r की रेडियस क्या होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन की रेडियस होगी, ठीक है। देखो ऐसे स्मॉल स्मॉल करेक्शन है यहाँ पे, इसलिए यहीं से यहाँ से मत नोट करो, जो हम बताते वहां से नोट किया करो ठीक है। अब देखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ Be3 plus in third energy level of He plus ion in second energy level, ठीक है। He प्लस आयन सेकेंड एनर्जी लेवल में है और Be3 प्लस आयन थर्ड एनर्जी लेवल में है, तो इस थर्ड और सेकेंड वाले का रेशो निकालना है रेडियस का, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, कैसे निकाले, पहले बेरिलियम का निकाल लें। चलो पहले निकाल लेते हैं बेरिलियम का। रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, क्या है फॉर्मूला हमारा, n स्क्वेयर बाय झड़ इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। n स्क्वेयर कितनी, किस एनर्जी लेवल में, थर्ड ना, तो क्या हो गया 3 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम ठीक है। क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। हमें रेशो निकालना है ना, तो हम यहीं पे रख देते हैं इसे, ठीक है। अब ले लेते हैं रेडियस ऑफ हेलियम 1 प्लस, क्या हो जाएगा n स्क्वेयर, यानी कि किस एनर्जी लेवल में, सेकंड में, यानी कि 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 इंटू 0.529। अब ये जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा ना। देखो हमें 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया 2 इंटू 0.529। हमें क्या करना है, रेशो निकालना है, तो पहले बेरिलियम का दिया है, तो Be3 प्लस डिवाइडेड बाय He प्लस, Be3 प्लस क्या है 9/4 इंटू 0.529 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.529, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो, क्या होगा सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा Be3 प्लस डिवाइडेड बाय He प्लस, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 9/8। सॉल्व कर लो इसे ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस का रेशियो क्या हो गया 9:8, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक प्रॉब्लम आपको आने जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं रेडियस का हो गया। देखो हम रेडियस, एनर्जी और क्या वेलोसिटी, सारी चीजें होने के बाद हम अलग से कुछ प्रॉब्लम लेने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। चलो आप देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि अब देखो किस शेल में होगी तो कितने एनर्जी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर एक पर्टिकुलर शेल में होगा, फर्स्ट शेल में होगा तो कितना होगा, 13.6, उतनी ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। चलो the energy of an electron is negative since the energy of electron in the atom is less than that of free electron। देखो, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम में होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होगी। अरे फ्री एटम में एनर्जी कम है इसलिए तो जुड़ा हुआ है, किसी में भी एनर्जी आ जाए ना भाग जाएगा। ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन is at infinite distance from the nucleus उसकी कितनी होगी, which is taken 0। ठीक है, तो अब देखो टोटल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी, कितनी स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स होता है। क्या होता है, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स यानी क्या, चार्ज। ठीक है, अब ये क्या होता है, माइनस के झड़ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब ये दोनों लिख दें इसके टोटल एनर्जी वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा ना आगे, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस है तो क्या हो गया, माइनस के झड़ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब देखो हम इससे पहले इक्वेशन, कितने इक्वेशन पढ़ चुके हैं, कितने हो गए इक्वेशन, 5 6 इक्वेशन हो गए। ठीक है, वेट, यहां पे 5 हुआ था, यहां पे हो गया इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि हमें आगे काम आने वाले इसलिए हम कंटिन्यू नंबर देते चलेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, सॉरी 7, 6 तो हो चुका ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, बट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो इसलिए बता रहे आपको, बार बार इक्वेशन रिपीट होते जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्या है इक्वेशन 2 एंड 3, एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू के झड़ ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। देख लो इक्वेशन 2 एंड 3 एक बार, देख लो देख लो देख लो, रिटर्न चलो, देखो इक्वेशन 2 क्या है, के झड़ ई स्क्वेयर बाय आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। वी की वैल्यू यहाँ पे वही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स ले सकते हैं, बताए थे आपको। तो दोनों से क्या आया, ये आता है।
यहां पे भी है ना के जड़ ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है, आ गया। तो अब हम इसे हम ये लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जड़ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। अब आ गया ना ये। अब इस वैल्यू को रखते इक्वेशन 7 में, यहीं पे on putting values of half mv square in इक्वेशन नंबर 7 में रख दो। इक्वेशन नंबर 7 क्या है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर है। अब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो अब ये वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, के जड़ ई स्क्वायर माइनस 2r माइनस के जड़ ई स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय आर, क्या आ जाएगा, के जड़ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या हम r की वैल्यू रख सकते हैं, r पता है हमें, पता है ना, ठीक है। ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ r की वैल्यू, क्योंकि हमने रेडियस का इक्वेशन पढ़ा है ना, क्या है रेडियस का इक्वेशन, देखो 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 देखो, r इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जड़ ई स्क्वायर, ये सारी वैल्यू रखनी है। r इज इक्वल टू वैल्यूज ऑफ r रख दो, तो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम जड़ स्क्वायर ई रेस टू 4 के 2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा ये, वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। देखो ये है हमारा एनर्जी का इक्वेशन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2 पाई, पाई की वैल्यू तो पता है, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जेड एटॉमिक नंबर, ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, के की वैल्यू पता है, एन कोई नंबर है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यू हमें पता चल गई। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, अगर हम एनर्जी की वैल्यू 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, कि किस शेल में कितनी वैल्यू होगी, तो क्या क्या वैल्यू आते हैं हम देखते हैं। इक्वेशन 8 है ना ये, इक्वेशन 8 शोज, 8 से क्या मिलता है हमें, ओनली certain energies are allowed to the electron. I'm putting the values of constant on putting the values of constant into equation 8। अगर हम इक्वेशन 8 में अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दे, जैसे कि r का बनाया था ना हमने, तो क्या हो जाएगा, अगर r की सारी कांस्टेंट की सारे वैल्यू रख दे, तो E इज इक्वल टू दिया जाएगा माइनस 2.179 इंटू 10⁻11 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर अर्ग पर एटम ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यूनिट चेंज होते रहेंगे, E इज इक्वल टू
माइनस 2.179 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। क्योंकि हमें अलग अलग इसमें पूछा जाता है तो हमें उस तरह से निकालने आना चाहिए। माइनस 313.52 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर पर एटम। E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आपको बताया था कि कन्वर्ट मत करो, लास्ट टाइम बताए थे आपको, कन्वर्ट मत करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो चाहिए वो फार्मूला ले लो। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? सारे यूनिट याद रखो, याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जूल में निकालो, अर्ग में निकालो, ठीक है, पर एटम कितना होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब ले लेते एक छोटा सा प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा? En इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि झड़ स्क्वायर तो 1 है ना, 1 की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर 1। ठीक है, तो कितने आ गई? 1 ना, 1 ही है ना, तो E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चाहे कोई भी एटम हो। ठीक है, चलो, नहीं सॉरी, कोई एटम को नहीं होगा, क्योंकि जेड स्क्वायर यानी कि यहाँ पे चेंज हो जाएगी सारी वैल्यू। ओके, चलो अब हमें कुछ एक एग्जांपल सॉल्व करना है। देखते हैं क्या एग्जांपल है। हाउ फॉर द न्यूक्लियस इज देखो पढ़ो क्या है। हाउ फॉर द न्यूक्लियस is the electron in hydrogen atom has energy of minus 0.850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी है माइनस 0.850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना दूर होगा हमें निकालना, क्या रेडियस निकालना है ना। तो रेडियस निकालने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। रेडियस इज इक्वल टू क्या है, फार्मूला क्या है? देखो, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 0.529। तो हमें एन निकालना पड़ेगा कि किस शेल में एनर्जी इतनी होती है, तो पहले एन निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी दी है तो एनर्जी का फार्मूला यूज करना है। तो करो, क्या होगा? En इज इक्वल टू माइनस 13 पॉइंट वाला इस साइड ले लेते ना, माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से एन निकल पाएगा क्योंकि हमें En पता है। En कितना है, वैल्यू रख दो, 0.850 इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इस साइड ले आओ, ये इस साइड लेके चले जाओ जाएंगे कि नहीं? हाइड्रोजन पूछा गया है तो 1। ठीक है, क्या हो गया? एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? जेड 1 का स्क्वायर ना, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.50 इंटू 13.6। कितना आ गया? सॉल्व करा रे। कितना आ गया? एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एन इज इक्वल टू 4 आ गया ना। एन इज इक्वल टू 4, तो हमें क्या चाहिए? आर। तो रेडियस
आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 0.529। एन पता है हमें कितना, 4 स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इंटू 0.529 कितना आ गया 16 इंटू 0.529 कितना आ गया 8.46 एंगस्ट्रॉन। सॉल्व भी किया करो यार, सारी चीजें हम करके दे दे क्या, आप क्या करोगे? काहीच करत नाही सर, आम्ही फक्त खाऊन झोपायचं काम करतो। हो गया, देखो फटाफट नोट कर लो, समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, कहां पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अब हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? अरे हमें तो पहले ही मिल चुका है, कहाँ पे, देखो 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 देखो, कहीं पे वी आया है क्या, वी 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 वी, यहाँ पे है ना भाई साहब, वी तो मिल गया हमें, क्या दिक्कत है? चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं सॉल्व, बड़ा आसान है यार ये। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम वाला क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, वी चाहिए ना हमें, सारे भगा दो इधर, मार मार के भगा दो, क्या हो जाएगा एन एच बाय 2 पाई एम आर। हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया ना। अगर आपको आर की वैल्यू दी हो, ये एक इक्वेशन हो गया, ये हो गया ना वी, ठीक है। अगर आपको आर की वैल्यू दी हो तो आप ये यूज कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 8 या 9 जो भी होगा, जो भी चल रहा है, ठीक है। अगर आर की वैल्यू पता नहीं है तो क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आर। ये तो यहां से भी आ जाएगा, लेकिन और शॉर्ट कर लेते हैं यार, इतना सारा कौन याद रखे, आप तो रोकोगे नहीं, क्यों टेंशन लोगे भाई, आपके साथ तो 54 आंसर है। v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच। आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे जो रेडियस वाली थी, ठीक है। ये इसे बना दो इक्वेशन नंबर 9 और इसे स्मॉल कर देते क्योंकि सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं फिर से। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, अरे वैल्यूज रखा करो, v इज इक्वल टू आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁸ इंटू झड़ बाई एन। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻6 झड़ बाई एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। याद रख लो ये चीजें, जस्ट वेट गड़बड़ हो गई। ये हो गया फाइनल इक्वेशन, ओलंपियाड के लिए ये याद रखो, सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख के। लेकिन यहाँ पे ऑन पुटिंग वैल्यू रखा है कि ये देखो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है ना तो बताओ, करो सॉल्व करो फटाफट, ऐसे नहीं चलेगा, कैसे होगा रे काम। चलो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं वेलोसिटी के ऊपर। अब हमें दिया है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे प्लेस किया गया है, calculate the velocity of electron placed in second orbit of Li2 plus and also calculate the revolution per second। और भाई साहब इट मेक्स अराउंड द न्यूक्लियस, इसीलिए देखो यहाँ पे पर सेकेंड में पूछा है, तो सारी चीजें जो भी पूछा जाए आपको आना चाहिए, इसलिए हम भी पर सेकेंड और
पर मिनट में भी आपको दिया है। ठीक है, चलो कर लेते हैं सॉल्व। हमें क्या दिया है? रेडियस प्लेस इन सेकेंड ऑर्बिट। ओके, कोई बात नहीं। चलो, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा? क्या होगा इसे मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। लिथियम तो दिए हैं। अरे बड़ा आसान है यार, बना लो। क्या करोगे आप? n स्क्वायर कौन सा? सेकेंड ऑर्बिट ना। 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया 4/3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया? सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? ले मार खाना रहते हैं भयानक। कितना आ गया? 0.70533 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा, यानी कि 10 ये इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा ना। ठीक है, देखो कितना आ गया? इतना एंगस्ट्रॉम आ गया। सॉल्व कर लिए? नहीं किया, कब करोगे? इतना क्या आ गया? एंगस्ट्रॉम। हमें क्या पूछा है? पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पर सेकेंड में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 0.70533 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये क्या मिला? R1 मिल गया, रेडियस मिल गई ना। क्या निकालना होगा? वेलोसिटी। रिवॉल्यूशन पर मिनट निकालना है भाई साहब। अब क्या निकालना होगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। क्या है वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट? v इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? 2.18 इंटू 10⁸8 इंटू z स्क्वायर z बाई n, या z स्क्वायर बाई n क्या रे? z स्क्वायर नहीं, z बाय n होगा। चलो, यूनिट क्या होगा? यूनिट हमने यहाँ पे 10⁸8 लिया है, तो यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, रख दे वैल्यू। सॉरी, क्या आ जाएगा? 2.18 इंटू 10⁸8 इंटू लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट, डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया? 3.27 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। क्या आ गया? ये वेलोसिटी। क्या आ गया? ये यहाँ पे रेडियस। ये क्या है? रेडियस एंड वेलोसिटी। अब आपको क्या निकालना है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2πr बाय v। इसे अरेंज कर ले, क्या हो जाएगा? v/2πr। ये ऊपर चला गया, क्या हो गया? v/2πr। अब हमें सारी वैल्यू पता है ना, v पता है, सारी वैल्यू पता है, तो रख दो वैल्यू। क्या है v की वैल्यू? 3.27 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना आया? 0.70533 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? सॉल्व किए? करो। 0.7382 इंटू 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। कितना आ गया फिर?
7.382 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। देखो एक सेकेंड में ना इतने रिवॉल्यूशन हो गए, क्या इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूमता है, इसी वजह से उसकी पोजीशन और क्या क्या वेलोसिटी और मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर पाते। यही क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे जाके देखने वाले हैं हम। आज क्या क्या पढ़ा है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो शुरुआत से देख लो, शुरुआत से देख लो क्या क्या पढ़ा है आज। अरे भाई साहब नहीं, जस्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या है प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी? किसी आप एक बॉडी के ऊपर, ब्लैक बॉडी के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एनर्जी पास कर रहे हो, या तो एब्सॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, ठीक है। और किस फॉर्म में? क्वांटा के फॉर्म में। उस क्वांटा को क्या कहा गया? फोटॉन। और इसी को क्या, बंडल्स ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, इसी को कहा जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट। वेरियस ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ा। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ प्रॉब्लम थे, अब देखो प्रॉब्लम भी पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम दिए जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपकी होमवर्क है। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी। चलो बहुत बढ़िया, कर लिए सही सारे। तो अब यहाँ पे 4 प्रॉब्लम है आपको ये होमवर्क के लिए। ये 4 या 5 प्रॉब्लम है, ये 5 प्रॉब्लम आपको करने हैं। अगर डिफिकल्टी आ रही है तो बताना है भाई साहब। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो आपको पढ़ा है उसी। देखो यहाँ पे फाइंड आउट द रेडियस ऑफ यम ऑर्बिट। यम यानी कि कौन सा ऑर्बिट होगा? के एल यम। के एल यम यानी कि देखो रेडियस तो निकालना है, एन की वैल्यू 3 रख दो, हो गया। What will be the radius of orbit m orbit of second excited state of hydrogen? इतना नहीं आएगा क्या? Calculate the ratio of velocity of m orbit of Li2 plus and k orbit of H. सेम प्रॉब्लम हमने किया है। कैलकुलेट एनर्जी इन के, किलो कैलोरी में कैलकुलेट कर रहा है। देखो किलो ई एन की आपको किलो कैलोरी में भी दे दिया है, ठीक है। 5 प्रॉब्लम सॉल्व करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अकेले फायदे मत रहो, आपके दोस्तों का भी फायदा करवाइए, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है क्वांटम नंबर के ऊपर, ठीक है। और लास्ट में भी लास्ट पार्ट बचेगा हमारा। चलो बाय।